तो एक बात बता देता हूँ कि इनके पढ़े लिखे जब तक मंदबुद्धि नहीं बनते, जब तक ये सांसद नहीं बनाते, जब तक ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं बनाते, ये पक्का समझ लो। अगर आप मंदबुद्धि वाले काम नहीं कर रहे, नफरती चिंटू वाले काम नहीं कर रहे, तो आपको उस पद पर ज्यादा देर रहोगे भी, तब भी आपको स्थापित और मान्यता नहीं मिलेगी। मैं ये कह रहा हूँ। तो आपने ना किसी जाति का कोई दखल रखा है, ना किसी धर्म का कोई दखल रखा है। आप जिस हिंदुओं की बात कर रहे हैं, जिस ब्राह्मणों का आप प्रतिनिधित्व करते हो, उन ब्राह्मणों को भी मार रहे हो, आप उनके भी घर गिरा रहे हो। तो आप किसी के सगे नहीं हो। आरएसएस किसी का सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। न्यायाधीशों को प्रमाण पत्र देने की आपकी हैसियत है? ये अभी जो न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं वो आपकी सिफारिश पे नहीं बने थे, उनके टैलेंट पे बने थे या उनके सिलेक्शन पे बने थे। और वो जो बोल रहे हैं, वो अगर बोल रहे हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, देश की संवैधानिक संस्था खतरे में है, देश में पुनर्विचार होना चाहिए, जिस तरीके से हमारे यहाँ नफरत फैलाई जा रही है उस पर पुनर्विचार होना चाहिए, जिस तरीके से एक धर्म के विरोध में द्वेष फैलाया जा रहा है उस पर विचार होना चाहिए, तो आप उनको बोल रहे हैं कि ये भारत विरोधी गिरोह के सदस्य है। अब भारत विरोधी गिरोह किसको बोलते हो आप? अब प्रमाण पत्र, क्योंकि आरएसएस सबको देशभक्त के प्रमाण पत्र देते हैं, हिंदू धर्म के प्रमाण पत्र देते हैं, जातियों के प्रमाण पत्र देते हैं। आपने देखा होगा भगवानों को भी, हमारे भगवानों को भी प्रमाण पत्र देते हैं लोग। इन्होंने ये बता दिया, ये नमस्ते सदावस्तल्य बोल के ये बता देते हैं कि हिंदुओं का झंडा, हिंदुओं का मंदिर और हिंदुओं के भगवान हमारे कंधे से नीचे है, कंधे के ऊपर हमारा सर है। और इसका मतलब है कि हम सबके बुद्धिदाता है, हमसे बड़ा कोई नहीं है, किसी का भगवान नहीं है, कोई धर्म नहीं है और कोई मंदिर हमसे बड़ा नहीं है। ये नफरती चिंटू जहां जहां होंगे ना, जिस देश में बैठेंगे वहां इसी तरीके की बात करेंगे, दूसरी कोई बात नहीं करेंगे। आपने जो पूछा सवाल, वो यही सवाल है कि ये हरकत क्या है और बात क्या करते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज मंडे है और आज हम एक बार फिर अविनाश काकड़े जी के साथ हैं। बहुत ही अहम इश्यूज हैं जिन पर हम आज बात करेंगे। हर मंडे को अविनाश काकड़े जी हमें समय दे देते हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि उनका एक चैनल है अविनाश काकड़े जी का, उसको आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और देखें। बहुत छोटी छोटी वीडियो होती हैं, बहुत कुछ समझ में आने वाली हैं और खास तौर पर अंधभक्तों की हकीकत बताने वाली हैं। जिन इश्यूज पर आज हम बात करेंगे वो काफी अहम हैं। यूं तो हम आप रोजाना बीजेपी की सरकार, बीजेपी के नजरिए, इस सब पर हम अलग अलग तरीके से बात करते रहते हैं, लेकिन आज कई खबरें ऐसी हैं जिससे आप एक ही एपिसोड में ये समझ जाएंगे कि बीजेपी का सरकार चलाने का नजरिया क्या है, देश चलाने का नजरिया क्या है। मौजूदा जो डेमोक्रेसी जो 70 साल से चलती आई है उसको किस तरह से उसको बदलने की तैयारी है। तो ये नजरियाती जो आइडियोलॉजिकल केस है वो आपको समझ में आ जाएगा। आज कई खबरें हैं। एक बयान है हमारे उपराष्ट्रपति जी का, जगदीप धनखड़ जी का। उन्होंने संविधान के बारे में एक नई बात कह दी है, वो बहुत ही अहम है जानने के लिए। दूसरे हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर साहब, जो गोली मारो वाली बात से मशहूर हुए थे और उसके बाद उन्हें तरक्की मिली थी, एमओएस से कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए थे, उन्होंने अब मीडिया को कुछ खास इंस्ट्रक्शन दिए हैं। अच्छा, मैं इंस्ट्रक्शन सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, सरकार का कोई जिम्मेदार अगर इंस्ट्रक्शन देता है तो वो उसकी तकरीबन कानून की हैसियत होती है। गोदी मीडिया तो उनके पास पहले ही बैठा हुआ है, उनको तो टेलीफोन पर इंस्ट्रक्शन दे दो तो वो उसी तरह से चलते हैं और अब तो शायद आदत हो गई, अब इंस्ट्रक्शन की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अब उन्होंने मीडिया को एक खास नसीहत की है, वो भी हम समझेंगे। इसके अलावा हमारे देश के कानून मंत्री, जिनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी देश के संविधान को बचाना है, कानून को बचाना है, वो
क्या कुछ कह रहे हैं वो भी बहुत ही अहम है। सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में उन्होंने एक बार फिर मुंह खोला है, बहुत ही अहम बात की है। ये सारी चीजें जान करके फिर हम जाएंगे उस पर जो बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने डेमोक्रेसी के बारे में कुछ एक बात कह दी है। तो ये सब जान करके इनके बयानात और उसकी हकीकत जो अविनाश काकड़े जी आपको बताएंगे, आपका जहन बहुत ही क्लियर हो जाएगा। और मैं इसलिए इस एपिसोड पर जोर दे रहा हूं कि इस एक ही एपिसोड को देख करके, एक आधा घंटे का एपिसोड, आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। उन लोगों को भी जो अंधभक्त हैं और उन लोगों को भी जो शिद्दत पसंद नजरिए से, नफरत वाले नजरिए से बच करके देश की तरक्की चाहते हैं। इसलिए आप सब लोगों के लिए यह बहुत ही अहम है। आखिर में हम बात करेंगे कि भारत और चीन के बीच में इस वक्त क्या रिश्ते हैं। एस जयशंकर ने ऐसा बयान दिया है जो मोदी जी के बयान के बिल्कुल अलग है, उस पर हम बात करेंगे। और चीन में मोदी जी आखिर क्यों सबसे पॉपुलर हैं, यह खबर क्यों चलाई जा रही है, यह भी हम समझेंगे। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप ये बताइए कि जगदीप धनखड़ जो संविधान की नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट कुर्सी पर बैठे हैं, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति होता है और संविधान की नजर में उसके भी नीचे जाकर के प्राइम मिनिस्टर होता है, उनका क्या नजरिया, क्या कुछ कहा है उन्होंने संविधान के बारे में, जरा ये बताइए। क्योंकि आज बिल्कुल ऐसा समझा करके बताना है ताकि इस एपिसोड को देख करके लोगों में और क्लैरिटी आ जाए। नमस्कार। संविधान के बारे में कहा जाता है कि उसमें 4 स्तंभ होते हैं जो इसको एक दूसरे को तोले हुए रहते हैं, एक दूसरे की समानता बनाए हुए रहते हैं। ये सब एक दूसरे पर काउंटर पार्ट है। मतलब कोई किसी की अगर गलती हुई, संसद की गलती हुई, तो उसको कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया अपने तरीके से उसको बैलेंस रखने का प्रयास करती है। जब बैलेंस रहता है तो उसको लोकतंत्र कहते हैं। मगर हमारे जगदीप धनखड़ साहब ये बोल रहे हैं कि संविधान के संसद के माध्यम से ही विकसित होगा और कार्यपालिका, न्यायपालिका सहित किसी अन्य सुपर निकाय या संस्था का इसमें कोई भूमिका नहीं है। मेरे ख्याल से संविधान समझा है कि जगदीप धनखड़ जी ने, संविधान की समझ है कि इन लोगों में। मैं तो एक आरोप लगाता हूं कि ये संघ के मंदबुद्धि जो लोग रहते हैं वो बड़े बड़े पदों पर पहुंचकर इस तरीके की भाषा बोल सकते हैं और इस तरीके के भाषण दे सकते हैं। आप मुझे बताइए कि संविधान निर्माताओं से ये ज्यादा बुद्धिमान हो गए क्या जगदीप धनखड़ साहब? संविधान निर्माताओं ने जब एक दूसरे का बैलेंस कहा था, एक दूसरे के काउंटर पार्ट कहा था, एक दूसरे पे जब संसद में कानून बनता है तो संविधान की मूल धारणा के साथ है या संविधान के मूल धारणा के विरोध में है, इसकी व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका को है, ये दूसरा नहीं कर सकता व्याख्या। और कार्यपालिका को संविधान के अनुसार इंप्लीमेंट करने का अधिकार है। और ये बोल रहे हैं कि संविधान की धारा को मजबूत करने का काम और विकसित करने का काम मात्र संसद कर सकती है। तो संसद कैसी करेगी? संसद के हाथ पैर है, संसद इंप्लीमेंटेशन एजेंसी है, संसद न्यायपालिका है, क्या है? इनको संसद भी समझ में नहीं आई, इनको संविधान भी समझ में नहीं आया, इनको अपने पद की गरिमा भी समझ में नहीं आई। ये कितने दिनों से, जब से उपराष्ट्रपति बने हैं, ये सार्थ करते जा रहे हैं कि मैं भी एक नफरती चिंटू हूं और मैं भी मात्र आरएसएस के ही चश्मे से इस देश को और संविधान को देखता हूं। इस देश का सारा अर्थशास्त्र, सारा समाजशास्त्र, सारा का सारा देश उसी चश्मे से देखने के लिए मुझे ट्रेनिंग मिला है और यही ये बात सिद्ध हो रही है। अच्छा, मैं एक पत्रकार के तौर पर एक चीज महसूस कर रहा हूं, जो बात आपने कही उसके बीच में जो मुझे महसूस हुआ कि देखिए, लोकसभा में सरकार की मेजॉरिटी है, इसलिए उन्हें यह यकीन है कि जो भी बात वहां कही जाएगी, अब से पहले कई कानून हमने लोकसभा में बगैर बहस के मात्र अमित शाह जी के खड़े होकर के 2 मिनट के बयान पर कानून बनते हुए हमने देखा है, आर्टिकल 370 खत्म होते हुए देखा है। तो बीजेपी के भी एमपीज की यह हैसियत नहीं है कि वो अपने सोच, अपनी समझ, मैं उस चश्मे की बात नहीं कह रहा आरएसएस के, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने कहीं कुछ पढ़ा लिखा अगर हो तो वो अपनी बात कह सकें, वो नजर नहीं आता। तो इसलिए शायद धनखड़ जी को ये यकीन है कि जो भी आरएसएस बीजेपी कहेगी
वो लोकसभा में पास हो जाएगा। इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि संविधान यही बनाए और अपनी मर्जी से आरएसएस बीजेपी। आप क्या कहते हैं? नहीं, आपको एक बात बता देता हूँ कि इनके पढ़े लिखे जब तक मंदबुद्धि नहीं बनते, जब तक ये सांसद नहीं बनाते, जब तक ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं बनाते, आप उनका आप उनके आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को मंदबुद्धि कह रहे हैं। आप तो मैं उनको नहीं कह रहा हूँ, मैं हाँ आरएसएस को बोल रहा हूँ कि जब तक आप पूरी पढ़ाई भूल नहीं जाते हो, हाँ पूरा देश का संविधान भूल नहीं जाते हो, जब तक आपको बड़े पदों पर आरएसएस बैठने नहीं देता, और हम्म अगर बैठ भी गया तो उसको शांति से वहां स्थापित नहीं होने देता है। आप हम्म देख लीजिए कि हमारी द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति बनी है और बार बार वो कान खींचते रहती है, उनको बहुत ज्यादा स्थापित नहीं करेंगे, उनको हम्म बहुत ज्यादा इज्जत नहीं मिलेगी। ये पक्का समझ लो, अगर आप मंदबुद्धि वाले काम नहीं कर रहे, नफरती चिंटू वाले काम नहीं कर रहे, तो आपको उस पद पर ज्यादा देर रहोगे भी, तब भी आपको स्थापित और मान्यता नहीं मिलेगी। मैं ये कह रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। आज चूंकि कई इश्यूज हैं, मैं अब दूसरे उस पर मैं आता हूं। अनुराग ठाकुर जी जो गोली मारो सालों को से मशहूर हुए थे, उस उन्होंने मीडिया को क्या कुछ कह दिया है? क्या है उनके मन में जो मीडिया के बारे में खुल के कहने पे अब मजबूर हो गए? क्या हुआ? अनुराग गोलीबाज ठाकुर जी ने कहा है, उनके पिताजी गोलीबाज ठाकुर है, क्योंकि प्रमोशन जिसकी वजह से मिलता है, हम पैदा जिसकी वजह से होते हैं, तो उसका नाम डालना चाहिए बीच में। जी जी तो जी जी। ये गोलीबाज ठाकुर के बेटे ने कहा है कि आप एकता, देश की एकता और अखंडता को खतरे वाली न्यूज न दिखाए। हम्म, अब आपकी जितने हरकतें हैं इस देश में, नफरत फैलाने की, हिंदू मुसलमान करने की, एक जातियों को दूसरे जातियों से लड़ाने की, आप किसी को गोली मारने की बात करने की, संविधान के विरोध में जाके रास्ते पर न्याय करने की, ये जो बातें हैं, इससे ज्यादा खतरा हमारे देश की एकता और अखंडता को है, या किसी के कुछ बोलने से खतरा है? अरे कोई कुछ बोलता होगा, बाहर भी बोलता होगा, घर में भी बोलता होगा, तो बोल रहा है ना। आप तो नफरत फैला रहे हो। आज देखिए कि गौ भक्ति के नाम पर जो मारे जा रहे हैं लोग, वो मुसलमान समझ के मार रहे हैं और ज्यादातर हिंदू निकल रहे हैं उसमें। तो हम्म, आपने ना किसी जाति का कोई दखल रखा है, ना किसी धर्म का कोई दखल रखा है। आप जिस हिंदुओं की बात कर रहे हैं, जिस ब्राह्मणों का आप प्रतिनिधित्व करते हो, उन ब्राह्मणों को भी मार रहे हो, आप उनके भी घर गिरा रहे हो। तो आप किसी के सगे नहीं हो, आरएसएस किसी का सगा नहीं, जिसको इन्होंने ठगा नहीं। मैं आपको उसकी बात बताऊं, वो हिंदू को मुसलमान समझ करके मारना पीटना या खत्म भी कर देना, कई वाकयात हो चुके हैं अब तक। एक मध्य प्रदेश में एक साहब वकील हैं, जिनके चेहरे पर दाढ़ी है, दीपक बुंदेले। उनको मुसलमान समझ करके पुलिस ने पिटाई की, और बाद में जब वो माफी मांगने के लिए आए तो उन्होंने ये बात कह भी दी कि हमने तो आपको मुसलमान समझा था। उस आदमी ने फिर उसे रिकॉर्ड कर लिया और उस पर पब्लिक में चला गया। तो उसके जवाब में बुंदेले के खिलाफ एफआईआर हुई, और अभी तक जो उसने शिकायत की थी उस पर अदालत ने कुछ नहीं किया। अच्छा, ये अब किरण रिजिजू जी क्या क्या चाहते हैं, अदालतों से क्या क्या चाहते हैं? क्योंकि अब से पहले मुझे याद है अहमदाबाद में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी कुछ महीने पहले, जिसमें उन्होंने कहा था, जिसमें चीफ जस्टिस भी बैठे थे उस टाइम के, उसमें यह कहा था कि जुडिशरी, मीडिया, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, इन सबको एक टीम वर्क के तौर पर काम करना चाहिए। यानी उन्होंने सीधा कह दिया था, टीम लीडर हमारे मोदी जी, और जैसे वो कहें उस तरह से आपको सबको काम करना चाहिए। उनका पुराना बयान मैंने याद दिलाया, अब क्या कुछ कहा है उन्होंने? देखो, टीम लीडर मोदी जी, मतलब मोदी जी तो प्रचार मंत्री है, प्रधानमंत्री तो है नहीं। तो प्रचार किस लिए करते हैं कि सांसद बढ़ते जाए। तो टीम लीडर करके जुडिशियली भी उनके जिताने का प्रयास करे, कार्यपालिका भी उनको जिताने का प्रयास करे, मीडिया भी उनको जिताने का प्रयास करे, और बाकी सांसद वांसद तो पार्टी के कार्यकर्ता है ही। तो टीम लीडर का मतलब ये होता है कि सारा महकमे उनको जिताने के लिए लगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो प्रचार मंत्री है, उनका मेन मकसद है चुनाव जीतना, और इसीलिए उनको पाला हुआ है आरएसएस ने। उनके उसके बाद उनको कुछ दूसरा समझ में नहीं आता। इस वक्त उन्होंने ये बोला है, कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीश भारत विरोधी गिरोह के सदस्य है। अब भारत विरोधी गिरोह किसको कहते हो आप?
न्यायाधीशों को प्रमाण पत्र देने की आपकी हैसियत है? ये अभी जो न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं वो आपकी सिफारिश पे नहीं बने थे, उनके टैलेंट पे बने थे या उनके सिलेक्शन पे बने थे। और वो जो बोल रहे हैं, वो अगर बोल रहे हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, देश की संवैधानिक संस्था खतरे में है, देश में पुनर्विचार होना चाहिए, जिस तरीके से हमारे यहाँ नफरत फैलाई जा रही है उस पर पुनर्विचार होना चाहिए, जिस तरीके से एक धर्म के विरोध में द्वेष फैलाया जा रहा है उस पर विचार होना चाहिए, तो आप उनको बोल रहे हैं कि ये भारत विरोधी गिरोह के सदस्य है। अब भारत विरोधी गिरोह किसको बोलते हो आप? और प्रमाण पत्र, क्योंकि आरएसएस सबको देशभक्त के प्रमाण पत्र देते हैं, हिंदू धर्म के प्रमाण पत्र देते हैं, जातियों के प्रमाण पत्र देते हैं। आपने देखा होगा भक्तों, भगवानों को भी, हमारे भगवानों को भी प्रमाण पत्र देते हैं लोग। कौन सा भगवान किस जाति का है उसका जाति सर्टिफिकेट निकाल लिए इन्होंने, कौन सा भगवान नीचे है कौन सा भगवान ऊपर है इसके सर्टिफिकेट निकाल लिए इन्होंने। ये बता दिया, ये नमस्ते सदा वत्सल्य बोल के ये बता देते हैं कि हिंदुओं का झंडा, हिंदुओं का मंदिर और हिंदुओं के भगवान हमारे कंधे से नीचे है, कंधे के ऊपर हमारा सर है। और इसका मतलब है कि हम सबके बुद्धिदाता है, हमसे बड़ा कोई नहीं है, किसी का भगवान नहीं है, कोई धर्म नहीं है और कोई मंदिर हमसे बड़ा नहीं है। यही वो बता रहे हैं कि ये न्यायाधीश भी कौन है भाई? मैं न्यायाधीशों का बाप हूं, मैं इस देश का कानून मंत्री हूं, तो इनके मुंह में आए वो ये ऐसे बोल देते हैं। ये अगर बयान कांग्रेस के जमाने में किसी ने दे दिया होता, क्या होता? आज सड़क से संसद तक हंगामा होता। और ये किरण रिजिजू नाम का जो आदमी है, जो गौमांस भक्षक है, जो गौमांस की दलाली करते हैं, जिनके कार्यकाल में गौमांस का निर्यात में भारत नंबर 1 बन गया, वो लोग अब दूसरे को प्रमाण पत्र दे रहे कि ये हमारे लोकशाही विरोधी और भारत विरोधी गिरोह के सदस्य हैं। और वो छोटे मोटे आदमी को प्रमाण पत्र नहीं दे रहा है, वो ऐसे आदमियों को प्रमाण पत्र दे रहा है जो जुडिशियली सिस्टम के सर्वोच्च पदों पर आसीन रहे हैं और अपनी अभी रिटायरमेंट का जीवन जी रहे। जी जी जी, ये कितनी खतरनाक बात है। देखिए, सरकारें आती हैं चली जाती हैं और आने वाले वक्त में जाहिर है कोई ना कोई सरकार बदलने के चांस हमेशा 5 साल के बाद रहते हैं। उसके बावजूद इतने पढ़े लिखे लोगों को जो चीफ जस्टिस की पोजीशन तक पहुंचा हो, उन्हें देशद्रोही, देश विद्रोही कहा जाए, तो अब तो किसी को भी, कोई भी टेररिस्ट भी कोई भी बन सकता है इनकी नजर में। कोई भी इनके लिए मतलब कोई लिमिट नहीं रही, बिल्कुल कोई लिमिट नहीं रही। ना भारत मीडिया विरोधी का मतलब होता है देशद्रोही, बिल्कुल समझ लो। भारत विरोधी का मतलब होता है देशद्रोही। इनके नजर में वो जो किरण पटेल था वो देशद्रोही नहीं है, इनके नजर में वो गोस्वामी जो था वो देश विरोधी नहीं है। इनके नजर में वो जुडिशियली सिस्टम के लोग जो चाहते हैं कि कोलेजियम सिस्टम बना रहे, वो बना रहे कि नहीं बना रहे वो सोचे, मगर वो देशद्रोही है, वो भारत विरोधी है। और अमेरिकन संस्था विडम का एक रिपोर्ट बोलता है कि भारत में अब आंशिक लोकतंत्र ही बचा है। ये सिचुएशन पैदा करने वाले भारत विरोधी नहीं है। भारत विरोधी वो लोग हैं जो सच्चाई उजागर कर रहे हैं। अच्छा, आपने तो बता दिया कि साहब डेमोक्रेसी जो है वो हकीकतें जो बताई आपने और अमेरिका की रिपोर्ट का भी जिक्र किया, लेकिन इस बीच में बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने भी कुछ डेमोक्रेसी के बारे में बात कह दी। इन सारे मापदंडों को देखते हुए जहां मीडिया को जो है वो निशाना बनाया जाए और उन्हें मशवरा दिया जाए क्या छापें क्या ना छापें, जहां जजों को देशद्रोही कहा गया जा रहा हो सिटिंग लॉ मिनिस्टर के जरिए, जहां खुद उपराष्ट्रपति जी कह रहे हो कि संविधान डेवलप करने का, विकास करने का हक सिर्फ उन खामोश बैठे हुए 400 कुछ एमपीज को हो जो कभी मुंह नहीं खोल पाते। मंत्री मुंह नहीं खोल पा रहे साहब मोदी जी की सरकार में कि कोई भी एक आदमी, आम आदमी, हत्ता के पत्रकार भी अगर 10 कैबिनेट मिनिस्टरों के कोई नाम अगर बता दे तो मेरे ख्याल से इसका इनाम भी ऐलान किया जा सकता है। ऐसी हालत में जेपी नड्डा ने डेमोक्रेसी के लिए क्या कहा है? अच्छा, वह जेपी नड्डा मतलब वही ना, पराजित अड्डा, अपना प्रदेश नहीं सके। जी 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 जी, वो एक पपेट है। हाँ, तड़ीपार शाह जी के पपेट है वो।
तड़ीपार शाह जी चाहते हैं, इसलिए उनको एक्सटेंशन भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। उन्होंने क्या कहा, देखिए, लोकतंत्र में उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। अब इनको लोकतंत्र क्या है यही पता नहीं, उनके उपराष्ट्रपति को पता नहीं लोकतंत्र का मतलब क्या है, उनके कानून मंत्री को पता नहीं, उनका जो जनसंचार मंत्री और ये मंत्री है उसको पता नहीं लोकतंत्र। और मैं यहां तक आरोप करता हूं कि इनके प्रधानमंत्री को भी लोकतंत्र का पता नहीं। जो आदमी बोलता होगा, जिनके भक्त बोलते होंगे अडानी मतलब देश और मोदी मतलब देश, भाजपा मतलब देश और आरएसएस मतलब धर्म, ये व्याख्या जिनकी होगी वो लोकतंत्र समझा रहे। और ये बोल रहे हैं जेपी नड्डा जी, मतलब पराजित अड्डा जी, कि भाजपा विकास कर रही है और कांग्रेस राहुल गांधी को पेश करने में व्यस्त है। भाई कौन सा विकास कर रहे हो आप, किस तरीके का विकास कर रहे हो? आपको बता देता हूं, इनका विदेशी मुद्रा भंडार 3 माह में पिछले ये महीने में सबसे निचले स्तर पर गया। 2.39 अरब डॉलर से नीचे गिरा है विदेशी मुद्रा भंडार। अडानी 12 लाख करोड़ का चूना लगा के निकल लिए, सारे के सारे पैसे फॉरेन बैंकों में चले गए। इसके बाद में जो बचा हुआ यहाँ का जो धन होगा उसको ट्रांसफर करने का अभी ये जुगत बिड़ा रहे हैं। काला धन सारे मॉरिशस और सिंगापुर के माध्यम से इस देश में लॉन्च हो रहा है और इसको ये कहते हैं लोकतंत्र। इसको और इसके सवाल उठाने वाला राजीव गांधी देशद्रोही है। राजीव गांधी ने बोला राहुल वहां से जो पैसा आ रहा है उसकी जांच हो, अडानी की जांच हो। उनका भाषण पार्लियामेंट की कार्रवाई से उड़ा दिया। लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, कितने सारे शब्द फेंकू तुमने बोला, जुमना तुमने बोला, जो भी शब्द तुमने बोले थे वो अगर जनता बार बार पूछ रही कि क्या हो गया, उसका काले धन का क्या हो गया, तुम्हारे फेंकू का क्या हो गया, तुम्हारे जुमलों का क्या हो गया, तो अनपार्लियामेंट शब्द हो गए वो। और आप समझाओगे हमको कि अच्छा, राहुल गांधी के मामले में ये इतने सेंसिटिव क्यों हो रहे हैं? क्या कुछ है इन्हें, क्या वाकई डर लगने लगा है? क्योंकि अभी एक ताजा खबर यह है कि उनके घर पर दिल्ली पुलिस पहुंची है और उनसे पूछगछ की है। उन्होंने जो कश्मीर में एक बयान दिया था कुछ लेडीज के बारे में जिन पर ज्यादतियां होती हैं और वो रिपोर्ट नहीं कर पाती और उन्हें डर रहता है उनकी शादी नहीं हो पाएगी, इस किस्म की बातें उन्होंने कही थी। तो पुलिस जो है उनसे सबूत मांग रही है कि साहब आपके पास क्या सबूत है। तो क्या इस वक्त बिल्कुल ऐसी हालत लग रही है? अब बताइए, इस पूरे एक सेंटेंस को अगर तरीके से पढ़ा जाए जिसमें उन्होंने कहा कि जो ये राहुल गांधी को पेश कर रही है देश को ये मतलब इसको एक बार जरा दोहरा दीजिए और हम अपने दर्शकों से पूछेंगे कि इसका मतलब क्या समझते हो आप? जी, उसका मतलब मैं समझा देता हूँ। हाँ। एक मोदी जी के मित्र है डोनाल्ड ट्रंप। हाँ। वो डोनाल्ड ट्रंप पर एक आरोप लगा, उन्होंने महिलाओं से गैर कानूनी संबंध बनाए, उनके मुंह बंद करने के लिए पैसा दिया और जब पैसा दिया तब उनके ऊपर केस दर्ज हो गया। अब वही अपने दावा कर रहे हैं, वही अपने जो नफरती चिंटू है उनको बोल रहे हैं कि अगर मुझे अरेस्ट किया गया तो आप रास्ते पर आकर तहस नहस कर देना, यहाँ की डेमोक्रेटिक अवस्था को तहस नहस करना, इसका आपने विरोध करना और लोकतंत्र वहीं फड़ाएंगे। यही मोदी जी की करतूत है, यही मोदी जी के पार्टी की भी करतूत है। ये नफरती चिंटू जहां जहां होंगे ना, जिस जिस देश में बैठेंगे वहां इसी तरीके की बात करेंगे, दूसरी कोई बात नहीं करेंगे। आपने जो पूछा सवाल वो यही सवाल है कि ये हरकत क्या है और बात क्या करते हैं। ये इसका उदाहरण मैंने दिया कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहा है वही ये करने की बात कर रहे हैं। उसी तरीके से राहुल गांधी ने क्या बोला था कि महिलाओं का उत्पीड़न हुआ, तो आपको पता नहीं है कितना उत्पीड़न हुआ? आपको पता नहीं है कि एफआईआर दर्ज नहीं होती, कई राज्यों में एफआईआर दर्ज नहीं होती, उत्तर प्रदेश में कई एफआईआर, मतलब वह पुलिस थाने में जाके उसको चक्रे काटनी पड़ती है, एफआईआर दर्ज नहीं होती जब तक आपके साथ में रसूखदार का फोन न चला जाए, कोई एमएलए एमपी फोन न कर दे, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती। बड़े से बड़े गुनाह की एफआईआर जब आपके यहाँ दर्ज नहीं होती तो आप ये बताइए कि महिला उत्पीड़न के मामले में क्या होगा? तो ये अगर बोला है राहुल गांधी ने तो उसकी जांच होनी चाहिए थी, सरकार से पूछना चाहिए था। इन्होंने बोल दिया तो इनको पूछा।
अब मुझे ये लगता है कि दोबारा सोचने की जरूरत है कि क्या लोकतंत्र की व्याख्या क्या होगी। लोकतंत्र की व्याख्या होगी पुलिसी शासन, लोकतंत्र की व्याख्या होगी एक आदमी को सर्वोपरि मानना, लोकतंत्र की व्याख्या होगी कि एक आदमी को भगवान बना देना, उसके ऊपर कोई सवाल पूछने वाला ना हो, और सवाल पूछने वाला जो भी होगा वो देशद्रोही होगा। ये अगर लोकतंत्र की व्याख्या है तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र फिर से हमको समझने की जरूरत है। जी जी, ये बहुत ही अहम है। अच्छा, एक हमें आपको सबको याद है, हमारे दर्शकों को भी याद होगा, जब लद्दाख के मामले में चीन के फौजी जब आ गए, और हमारे यहाँ पूरे भारत के मीडिया ने भी, इवन जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, उसने भी कुछ रिपोर्टिंग की थी। वो होता ही है कि कभी कभी शुरुआती रिपोर्ट हो जाती है और फिर उसके बाद में वो ब्लैकआउट होता है। जैसे अभी अडानी वाली रिपोर्टें दबा दी गई हैं, चाहे आपकी जेब से पैसा निकल जाए लेकिन आपको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि आपकी जेब कट चुकी है। अब ऐसी हालत में हाँ, मैं याद दिला रहा था प्रधानमंत्री जी का बयान, जिसमें उन्होंने चीन के बारे में कहा था कि ना कोई फौजी आया है, ना कोई घुसपैठ हुई है, बिल्कुल सब कुछ शांत है, ये कहने की उन्होंने कोशिश की थी। अब एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, और अगर पढ़ाई लिखाई के बारे में कहा जाए तो वो एक अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली से भी आते हैं। वो खुद फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, बड़े सीनियर पोजीशन पर रह चुके हैं। ये एक ऐसी मिसाल है कि बहुत कम अच्छे ठीक से पढ़े लिखे लोग पॉलिटिशियन बनते हैं, लेकिन ये पॉलिटिशियन भी हैं अब इस वक्त। उन्होंने एक बात कही है, वो क्या कुछ है और क्या क्या मैं आगे की बात आगे पूछूंगा कि चीन में मोदी जी के बारे में क्या चर्चा हो रही है। ये बताइए पहले, एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा है। ये एस जयशंकर वही एस जयशंकर है ना जिसने बोला था कि मेरे ऊपर बहुत अन्याय हुआ, जिसको फॉरेन सेक्रेटरी बनाया कांग्रेस ने, जिसको अलग अलग देशों के एम्बेसडर बनाया, वो बोलते थे कि मेरे ऊपर बहुत अन्याय हुआ। उन्होंने ये कहा, ये मोदी के विरोधी हो गए, मोदी का विरोध करने लग गए। ये बोल रहे हैं कि सैनिकों के पीछे हटने के बावजूद पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है। अब जब मोदी जी बोल रहे कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, तो तुमने सैनिक कहां से हटा दिए थे भाई? कहां से हटा दिए तुमने सैनिक? और स्थिति नाजुक है ये तुम कैसे बता सकते हो? डिफेंस मिनिस्टर कहाँ है? राजनाथ सिंह बाहर है क्या देश के? वो विदेश मंत्री का काम कर रहे हैं और तुम अभी रक्षा मंत्री का काम कर रहे हो क्या? ये जो मंत्री है वो जिम्मेवारी से कोई बयान नहीं देता है। कोई जिस विभाग का मंत्री है उस विभाग की बात नहीं करेगा, दूसरे विभाग पे बयान देंगे। और ये दूसरे विभाग पे बयान इसलिए देते कि बयान से नकरा जाए, बयान से दूर हटा जाए। आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री और क्या बोलते हैं उसको, प्रेसिडेंट, पार्टी प्रेसिडेंट ने अपने अधिकृत प्रवक्ता को, बीजेपी के प्रवक्ता को फ्रिंज एलिमेंट कहा था, असामाजिक तत्व कहा था। मतलब ये पार्टी पूरे असामाजिक तत्वों की है, ये मान्य हो गया। उन्होंने मान्य किया कि हमारे प्रवक्ता मतलब पार्टी का अधिकृत बयान देने वाले असामाजिक तत्व है। अब ये उनके मिनिस्टर भी ये सिद्ध कर रहे हैं कि हम भी असामाजिक तत्व है, फ्रिंज एलिमेंट है। क्योंकि तुमको क्या लेना देना है भाई? डिफेंस के सैनिक पीछे आए या आगे गए, ये तुम कैसे बोल सकते हो? ये क्यों नहीं बोले? रक्षा मंत्री क्यों नहीं बोले? और तुम ये बोले ये प्रधानमंत्री के विरोध का बयान है। प्रधानमंत्री ने बोला था ना कोई आया ना कोई गया, तो फिर ये सैनिक कहां से हटाए, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी, ये आपको झूठ फहराने वाला आदमी, इसको जवाब तलब कीजिए। इनको पूछिए कि मेरे विरोध में बयान देने की हिम्मत कैसे की। अगर प्रधानमंत्री जी का 56 इंच का पेट भी होगा, सीना तो है नहीं, बार बार सिद्ध हो गया, पेट भी अगर 56 इंच का होगा तो जवाब पूछना चाहिए। अच्छा, जवाब पूछने की बात यह है, देखिए मैं एक पत्रकार के तौर पर कह रहा हूं, शायद ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अगर मैं अपने दर्शकों को कहना चाहता हूं, आंखें खोल के, दिमाग खोल के सोचें, और आने वाले वक्त में क्या होगा उसका फैसला आप कर लीजिए। जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो ये है कि अगर प्रधानमंत्री जी ने एस जयशंकर के खिलाफ कोई कार्रवाई की कि आपने हमारे बयान के खिलाफ बोला, तब तो आप ये समझ लीजिएगा कि वाकई मोदी जी नाराज हैं। एक बार मोदी जी ने प्रज्ञा ठाकुर से भी नाराजगी की बात कही थी, मैं कभी माफ नहीं करूंगा, लेकिन उनको तरक्की भी दी। अगर एस जयशंकर के खिलाफ कोई कार्रवाई या बयान किसी भी शक्ल में आता है प्रधानमंत्री जी का, तो आप समझ लीजिएगा कि मोदी जी नाराज हैं।
और अगर ऐसा नहीं आया तो ये समझ लीजिएगा कि मोदी जी ने अपनी बात, मतलब जो बात खुद कहना चाहिए था, उन्हें शर्म आई, इसलिए अपने मंत्री से एक बात कहलवा ली। तो आप लोग जरा आगे तक के वाकयात को समझते रहें, इतनी मैच्योरिटी आ जाए हमारे दर्शकों को। मैं इस किस्म की बात इसलिए करता हूं, आप फैसला खुद कर लीजिएगा, अभी आने वाले हफ्ते 10 दिन तक नजर रखिएगा। अच्छा, अब मैं जाना चाहता हूं अविनाश काकड़े जी, खबरें आ रही हैं, बल्कि खबर क्या कहा जाए, उसे अफवाह कहा जाए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहा जाए, क्या कुछ कहा जाए, कि चीन में मोदी जी सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर उभर के आ रहे हैं। क्या कुछ है हमारे, क्या देश में पॉपुलर होना जरूरी है किसी लीडर का अपने देश में, जहां वो अपने कारकर्दगी दिखाता है, अपने काम दिखाता है, या कहीं विदेशों में पॉपुलर कर दिया जाए आईटी सेल के जरिए? क्या ये भी कोई हकीकत है या ये सिर्फ जुमलेबाजी है, क्या है? पिछले सप्ताह एक न्यूज चली थी जोरों शोरों से, हमारा इंटरव्यू होने के बाद में दूसरे दिन से न्यूज आई थी कि मोदी जी को नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। ऐसा कौन सा काम कर लिया भाई? अगर नोबेल पुरस्कार मोदी जी को मिलेगा तो गोबेल्स टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए मिल सकता है। एक झूठ बात 100 बार कहने से जो गोबेल्स तैयार होते हैं, जो गोबेल्स टेक्नोलॉजी है, उसके लिए मिल सकता है। तो इनके भक्तों को ये पता नहीं चला, अंध भक्तों को, कि नोबेल और गोबेल में फर्क है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये फर्क पता नहीं चलता तो वो नोबेल को गोबेल, गोबेल को नोबेल बोल के वो प्रचारित करना शुरू कर देते। वैसे ये खबर अभी बता रहे हैं कि सोशल मीडिया, चीन के सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी सबसे अधिक लोकप्रिय नेता है। अब पहले तो सोशल मीडिया वहां का फ्री नहीं है। देखिए, आपका प्रधानमंत्री अगर विदेशों में पॉपुलर हो जाए तो आपकी शिकायत क्या है, आप ये बता दीजिए। नहीं, झूठे न्यूज पर मेरा ये है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे प्रधानमंत्री है, भारत देश के प्रधानमंत्री है, मगर झूठे अगर बात बोलते हो, झूठी बात फैलाते हो, उस पर मुझे परहेज है ना। पहले तो सोशल मीडिया चाइना का फ्री नहीं है। सोशल मीडिया पर जो भी ट्रेंड होता है, वहां जो भी खबर फैलती है, वो खबर पर वॉच रखा जाता है। थोड़ा भी अगर इधर उधर हो, शी जिनपिंग के खबर के साथ में टाई करती हो या उनके लोकप्रियता में कमी लाती हो, वो खबर वहां रहती नहीं, दूसरे घंटे में उड़ा दी जाती है। और इनको कहां से पता चला? इनके पास में ऐसे कौन से साधन है भाई? पेगासिस तुम्हारे पास में है, मगर तुम्हारे देश के नेताओं के लिए है ना पेगासिस। चाइना में थोड़ी पेगासिस आप यूज कर सकते हो। आपने पेगासिस का यूज जो किया, जैसे अभी आपने बोला कि फीडबैक यूनिट जो है, मनीष सिसोदिया के मामले में एक और केस दर्ज कर दिया कि इन्होंने 8 साल में फीडबैक लिया सारे नेताओं का। भैया, आपसे ज्यादा एक्सपर्ट कौन होगा? इजराइल की कंपनी बोल रही है कि हम पेगासिस का जो सॉफ्टवेयर बेचते देशों के सिवा हर किसी को बेचते नहीं, प्राइवेट एजेंसी को बेचते नहीं। भारत सरकार बोल रही है कि हमने कुछ लिया नहीं, तो संस्था को बेचते नहीं, इन्होंने लिया नहीं, तो पेगासिस हवा में आ गया। मेरे ख्याल से हवा में उड़ते हुए, जैसा वो बुलबुल पे उड़ते, वो याचनावीर सावरकर जाते थे इंडिया को देखने के लिए, वो अंडमान से आते थे, वैसा ये पेगासिस आ गया आपके यहाँ। और ये पेगासिस के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश, विरोध के मंत्री, इनके खुद के मंत्री, विरोधी के नेता, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, ये सब के पीछे तड़ीपार शाह जी ने लगा दिया था पेगासिस। तो इनको ये लगता है कि ये भी बात वैसी ही है, उसी तरीके से बात ये करते हैं। ये बहुत ही अहम है और मुझे ऐसा लगता है, देखिए आज आखिर में मैं वो जरा और बात कर लूं आपसे, थोड़ा सा एक दो मिनट में अगर आप बता दें, महाराष्ट्र में पिछले 4 महीने में 50 रैलियां, ब्रिटेन की न्यूज छूट गई। जी जी, अब जरा वक्त कम रह गया, मैं महाराष्ट्र पे आना चाहता हूं क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया और मुझे आखिर में कुछ और भी बताना है आपके उस पूरे इंटरव्यू के बारे में। मैं बहुत सी चीजें सोच रहा हूं, तो खैर मैं अभी आप मुझे महाराष्ट्र के बारे में बताइए कि ये 50 रैलियां जिसमें लव जिहाद और मुसलमानों का बाइकॉट और कई लव जिहाद, लैंड जिहाद और इकोनॉमिक बाइकॉट की बातें हुई हैं। महाराष्ट्र में ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अभी महाराष्ट्र में क्या खास ऐसी बात है जो क्यों हो रहा है? महाराष्ट्र में कभी भी चुनाव हो सकते हैं और चुनाव में ऐसा कोई काम इन्होंने नहीं किया है
जिस तरीके से सरकार इन्होंने बनाया, ईडी की सरकार बनी है, और ईडी ने जो सरकार बनाया वो सरकार का एक सर्वे आया था कि अगर मुंबई महापालिका में इलेक्शन हो जाए तो इस वक्त बुरी तरीके से बीजेपी और बीजेपी का जो अलाई है एक नाथ शिंदे वाला, वो दोनों मिलके भी अगर लड़े तो अकेली शिवसेना उनको पराजित कर देगी बुरी तरीके से। और तीनों लोग अगर मिलके लड़े तो इनका दोनों का वोट डिफरेंस आता है 10-12% से ज्यादा, मतलब साफ हो जाएगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो फिर इनको पता नहीं चला कि इसको जवाब कैसे दे, क्योंकि आरएसएस के पास, बीजेपी के पास में कोई हथियार नहीं है दूसरा, सिवाय पोलराइजेशन के कोई हथियार नहीं है। आपको पता है कि लोग बोलते हैं कि ये पोलराइजेशन क्या है और ये डिवीजन क्या है। वोटों का डिवीजन अलग चीज है, पोलराइजेशन अलग चीज है। पोलराइजेशन का मतलब होता है कि एक सीट पर आप खड़े होते हो, 5 सीटें लड़ाते हो और 50 सीटों पे आपका इफेक्ट होता है, इसको कहते हैं पोलराइजेशन। और जिस सीट पर लड़ते हो उसी सीट पर वोटों का डिवीजन हो जाता है और सीट हार जाती है, उसको बोलते हैं आप कि वोटों का डिवीजन। वोटों का डिवीजन तो लोकतंत्र में होगा ही, वो तो मान्य करना पड़ेगा आपको, लोकतंत्र में वोटों का डिवीजन, क्योंकि नई पार्टी आएगी, नए लोग लड़ेंगे, इंडिपेंडेंट भी लोग लड़ेंगे, डिवीजन होगा। मगर पोलराइजेशन का विरोध आरएसएस हो, बीजेपी हो, आरएसएस इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि ये भी पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे ईडी पॉलिटिकल पार्टी है। चुनाव आयोग अभी अभी क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट दिया, अब शायद नहीं रहेगा, शायद बोल रहा हूं मैं, नहीं रहेगा, वो भी पार्टी नहीं रहेगी। ईडी ये भी एक पॉलिटिकल वेपन्स है, सीबीआई ये पॉलिटिकल वेपन्स है ना। तो ये सारे पॉलिटिकल वेपन्स के माध्यम से जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको ये समझ में आ रहा है, दिख रहा है कि हम बुरी तरीके से हार रहे हैं महाराष्ट्र में। तो अब इनके पास में क्या है, फिर ये लव जिहाद की बात करेंगे, ये बिद्दत तलाक, 3 तलाक की बात करेंगे, वो बुरखे की बात करेंगे, वो रेंट जिहाद की बात करेंगे, वो ये बोलेंगे कि किलो पे जो जमीनें हैं, किलो की जमीनें वो मुसलमान एक्वायर कर रहे हैं, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का किले हैं, हमारे हिंदू अस्मिता की बात है। हमको जब समझाते, मैंने अभी एक मंच पर प्रतिवाद किया, मैंने बोला कि जब आप बोलते हो कि छत्रपति शिवाजी हिंदू बादशाह गो ब्राह्मण प्रतिपालक, तो मैं बोला अगर ऐसा कहते हो तो मुझे छत्रपति के किसी किले पर गौशाला दिखा दो या किसी किले पर यज्ञशाला दिखा दो। अगर ये दोनों चीजें नहीं थी उनके किले पर तो गो का पालन कैसे करते थे और ब्राह्मणों का पालन कैसे करते थे। ये दोनों चीजों से छत्रपति दूर था, दूर थे एकदम। और वो अपना स्वराज्य जो थे वो जनता का स्वराज्य, रैयत का राज्य कहा जाता था उनके राज्य को। ये तो ये जो मामला है, आप एक बात और भी देख लीजिए कि कैसे रैयत का राज्य होता है। हमारे यहाँ एक ब्रिटेन के राजदूत को बुलाकर जवाब तलब करती है हमारी सरकार और ये बोलती है कि आपके यहाँ, आपके ब्रिटेन में हमारे यहाँ से तिरंगा झंडा कैसे उतार दिया, खालिस्तानवादियों ने तिरंगा झंडा उतार दिया हमारा। और वहां इनका जीजा ऋषि सुनक, जो संघी भक्तों का जीजा है, वो वहां का प्रधानमंत्री है। और इस देश में राजगुरु, विश्वगुरु, नोबल और गोबल्स के विजेता, उनके खिलाफ ये दुस्साहस करने का हिम्मत ब्रिटेन जैसा छोटा सा राष्ट्र कैसे करता है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए जी जी, ये बहुत ही अहम बात आपने कही। वक्त की कमी की वजह से हम आगे बात नहीं कर पा रहे, लेकिन मैं आज के इस इंटरव्यू से एक बाकी तो सियासी नतीजा जो कुछ है वो आपने अब तक निकाल लिया होगा, समझ लिया होगा बीजेपी की हकीकत। लेकिन मैं अविनाश काकड़े जी के बारे में 2-3 बातें कहना चाहता हूं। वो बहुत ही दिलचस्प है। अपनी बात को रखने में लफ्जों का बड़ी अहमियत होती है। और अभी आपको याद हो जाएंगे 3-4 में टर्मिनोलॉजी जो आपने इस्तेमाल की है आज, वो मैं बताऊंगा। आपने प्रधानमंत्री जी को कहा प्रचार मंत्री हैं, अनुराग ठाकुर को कहा अनुराग गोलीबाज, और जेपी नड्डा को कहा पराजित नड्डा। एक अब से पहले भी जिनको वीर सावरकर कहा जाता है आरएसएस के जरिए, माफी वीर उनका नाम उन्होंने अब से पहले रखा है। इसके बाद आरएसएस के जीजा ऋषि सुनक और गोबल और नोबल को किस तरह से बताया है। तो ये लफ्जों का के जरिए चीजों को कहने का एक सलीका आपके पास है, और किसी भी बात को आपके दिमाग तक पहुंचाने में लफ्जों का बहुत ही अहम रोल होता है।
अविनाश काकड़े जी इस काम को बहुत अच्छे से करते हैं। आपको मैं एक बार फिर कहता हूं कि आप उनके चैनल को जरूर देखें, सब्सक्राइब करें और छोटी छोटी वीडियो बहुत ही इफेक्टिव आप लोग अगर देखेंगे तो जरूर वो फिर भी देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने समय दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।